तो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज तुम्हारा कॉपी चेकिंग का डे है क्या? ये इतनी भीड़ इसीलिए लगी हुई है ना? रोज कॉपी चेक होती है, फिर इसका मतलब काम करके आते हो रोज? बहुत अच्छी बात है बेटा। उस दिन तू गिर गया था, चोट तो नहीं लगी? होली पे बच गया था? धड़ाम इतनी तेज आवाज आई कि मैंने कहा बहुत चोट ना लग गई हो बेटे को। चलो, कल एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा था कल ध्यान से कुछ बातें तुम्हें सुननी थी। जब मैं बोलना शुरू करूं ना, तो ये जो 10th के बच्चे हैं इनको बोलना बंद कर देना, और 9th वालों को ध्यान से मेरी बातें सुनो बेटा। ये बातें कुछ लोगों की समझ में कम भी आएंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे एक छाप पड़ जाएगी। जिनको 9th 10th 11th 12th में अच्छी स्कूलिंग मिल जाती है ना बेटा, उस टाइम पे पता नहीं चलता, इसका इफेक्ट 4-6 साल बाद दिखेगा। सिर्फ सुनने भर का काम भी कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे बाकी पब्लिक से, बाकी जनता से। तो अगर किसी को लगता हो कि थोड़ा टफ है या कम समझ में आता है तो कोई नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ सुनने भर का है। ध्यान से सुनो, जितना समझ में आएगा आगे जाके हेल्प मिलेगी। फिर जब तुम 12th के बाद निकलोगे ना बाहर, तो तुम देखोगे तुम्हारा बेस स्ट्रांग बना हुआ है, तुम्हें दिक्कतें बहुत कम आएंगी, जल्दी सीख जाया करोगे। तो हमने कल एक नया टॉपिक शुरू करना था जिसके 2 वर्ड्स बड़े काम के थे। कौन कौन से शब्द थे वो? एक शब्द था सामाजिक और एक क्या था? धार्मिक। इसके आगे क्या लिखा था? सुधार, रिफॉर्म्स। सोशल और ये क्या है? धार्मिक मतलब क्या? रिलीजियस। मैंने कल आपसे बातचीत की थी, एक बेसिक बातचीत। अब ध्यान से सुनो ताकि इसको आगे पढ़ के हम समझ पाएं। हमारी ये जो सोसाइटी है ना बेटा, इसमें समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं। मैंने कल शायद आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे। आपके दादा के ज़माने का बनाया हुआ घर आज आपके काम में उतना बढ़िया तरीके से नहीं आ सकता, या आपको चाहिए कि थोड़ी सी आवाज़ को ठीक कर देना। आपको ऐसा लगता होगा कि यार घर में थोड़े से चेंजेस और होते तो लाइफ ज़्यादा अच्छी होती, सोफिस्टिकेटेड होती। जैसे आज से 50-70 साल पहले किसी के घर में वॉशरूम नहीं थे। तब गांव की लाइफ ऐसी थी कि सब लोग घूमने बाहर ही जाते थे, तो उनको वॉशरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज अगर देखें, कोई 10 साल का लड़का या लड़की है जिसको सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे स्कूल की वैन या बस आ जाएगी, तो कैसे पॉसिबल है कि वो सुबह उठ के जो है खेत में जा रहा है, घूमने जा रहा है? लाइफ बड़ी बिजी हो गई। आज की ज़रूरत है घर में ही वॉशरूम होना, अटैच टॉयलेट बाथरूम होना, एक वेंटिलेटेड किचन होना। पुराने ज़माने में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि औरतों का काम क्या था? घर की एक औरत का काम सिर्फ खाना बनाने का था। वो सूरज निकलने की पहली किरण के साथ अपना चूल्हा चौके पर बैठती और सूरज जैसे जैसे चढ़ता वो अपना काम निपटा लेती। लेकिन आज क्योंकि औरतें वर्किंग हैं, कभी रात में 11 बजे कोई मैगी बना के खा रहा है, कोई 12 बजे सूप बना के पी रहा है, ऐसा करते हैं ना लोग। तो इसलिए अब ज़रूरतें वैसी हैं या बदल गई? बदल गई ना। जैसे जैसे ज़रूरत बदलती हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदलता है, समाज में परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही कपड़ों का तरीका, आज से 50-70 साल पहले औरतों का जो पहनावा था, आज उस पहनावे के साथ ज़िंदगी जीना नामुमकिन है। पहले औरतें घूंघट में अपनी लाइफ जी रही थी क्योंकि निकलना ही नहीं था कहीं घर। वो ज़माना था जब दादा, परदादा या ताऊ जी या चाचा या पिताजी घर में सिर्फ इतना भर आते थे कि आए और घर में ही जो बाहर खुला आंगन है वहाँ उनकी चारपाई थी, वहाँ बैठ के रोटी खाई और चले गए। उस टाइम पे घर में ऐसे नहीं था कि वहीं पे आदमी, वहीं पे औरतें, वहीं बच्चे। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे रहती थी। तो आदमी जिस टाइम खाना खाने घर के बुजुर्ग आते थे तो वो 1 घंटे के लिए औरतें घूंघट करके, ठीक है, उनका दिन आराम से निकलता। बाकी घर में तो या तो सास है या ननद है या बच्चे हैं या देवरानी जेठानी। लेकिन आज देखें लाइफ किस तरह की है। तो आज कैसे पॉसिबल है कि कोई औरत घूंघट निकाले पूरे घर में घूमती रहे? क्योंकि वो कंजस्टेड सा घर है जिसमें 3 या 4 कमरे हैं, उसी में देवर जेठ रह रहे हैं, उनमें उनकी वाइफ रह रही है, उनमें सास ससुर रह रहे हैं। तो कैसे घूंघट निकाल के एक औरत घूमती रहे? यानी लाइफ बदली तो हमारे समाज का रहन सहन, खान पान, पहनावा, सोच समझ, हर चीज बदली। अब इसी को कहते हैं सामाजिक। सामाजिक परिवर्तन कभी कभी सामाजिक सुधार लेकर आता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, मेरी बहुत एनर्जी जा रही है। तो सामाजिक सुधार किए गए। अब ये सामाजिक सुधार अगर आज देखें तो मेनली सामाजिक सुधार 2 कम्युनिटीज के लिए करने पड़ते हैं, या तो औरतों के लिए या फिर जो लोग किन्हें, कौन सी कम्युनिटी के लिए? दलित। दलित नाम का मतलब क्या है? दलित शब्द क्या है? जिसको दला गया। दला गया मतलब बहुत दबाया गया, बहुत परेशान किया गया, उस कम्युनिटी को कहा जाता है दलित। इन 2 कम्युनिटीज को खासा नुकसान उठाना पड़ा पहले। बेटा जल्दी जल्दी बैठते रहो। और आज देखें तो संगठन है,
आवाज में ना गड़बड़ है, जो तुमसे सीनियर हो उसको बुला लो, वो फील करेगा क्या गड़बड़ है, उसको ठीक करेगा। इन दोनों को ध्यान से देखो, इनके लिए संगठन है आज पूरे देश में, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। सुना है तुमने या नहीं सुना? औरतों का आयोग है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर कभी ध्यान ना दिया हो तो जब जब औरतों की बात होती है, कोई बड़े केसेस आते हैं, तो हमेशा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW मीटिंग लेती है, और इसके सामने किसी की पेशी होने का मतलब है वो आदमी फंस सकता है। जब कोई बड़ी गड़बड़ में आता है ना, तब ये एक्टिव हो जाती है महिलाओं के लिए। सेम ऐसे ही आपके देश में SC और ST के लिए भी कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन लोगों को टाइम टू टाइम आगे बढ़ाने के लिए, बराबरी पे लाने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ी, एक लड़ाई करनी पड़ी। ये कैसे सुधार माने गए? आज आप देखो, आज कोई भी किसी भी जाति के इंसान को पब्लिकली गलत तरीके से अगर किसी शब्द के साथ कुछ कहेगा तो तुरंत से उसके ऊपर केस हो जाएगा, और हो सकता है उसकी लगी लगाई सरकारी नौकरी छूट जाए। ये बात पता है तुम लोगों को? आर्टिकल 17 ने हमारे देश में अस्पृश्यता का अंत कर दिया। कोई किसी जाति विशेष को लेके किसी को संबोधित करके गलत तरीके से शब्द इस्तेमाल करेगा तो SC ST एक्ट में ऐसा फंसेगा कि फिर उसकी जिंदगी भर हो सकता है जमानत पे ना आ पाए, ऐसा हाल हो जाएगा, ऐसी धाराएं लग जाती हैं। ये औरतों और दलितों को हमें केयर देने के लिए संगठन बनाने पड़े। ये एक सामाजिक सुधार था कि भाई समाज बदला। ऐसे ही एक सुधार था धार्मिक। जैसे हम अपनी बात करें, इंडिया में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? सनातन। सनातन मतलब क्या? सनातन से ही तो हिंदू निकला। सनातन सबसे पुराना, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका पता ही नहीं आदि अंत कहाँ है। इसमें से अलग हुआ था एक धर्म जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म। इसी में से अलग हुआ था एक धर्म जिसका नाम है जैन। अगर तुम इनको डिटेल से पढ़ोगे ना, आगे पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, तो इन तीनों धर्मों में 4 बेसिक बातें थी। पहली सत्य, दूसरी अहिंसा, तीसरी अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 शब्द हैं जिनमें से 2 का मतलब तो हर बच्चा जानता है, एक सत्य और एक अहिंसा। तीसरा शब्द है अस्तेय और एक शब्द है अपरिग्रह। इनका मतलब समझ लो। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। यानी हर धर्म ने, इन तीनों धर्मों ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो भी ईमानदार रहिए। किसी दूसरे की चीज को बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना, ले लेना, ये कहलाता है चोरी, या इसी को संस्कृत में शब्द दिया गया अस्तेय। तो चोरी नहीं करनी किसी भी कंडीशन पे। कम पैसे हैं, कम खा लो, हल्का कपड़ा पहन लो, तन ढकने भर का काम कर लो, लेकिन चोरी मत करो। अपरिग्रह का मतलब होता है एक्स्ट्रा इकट्ठा ना करना। अगर सही शब्दों में कहूँ तो संग्रह ना करना। जैसे ज्यादा मकान, ज्यादा दुकान, ज्यादा प्लॉट, ज्यादा गाड़ी, ज्यादा कोई भी चीज, इन सब का संग्रह मत करो। ये लालच है, ये कभी पूरा नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे 3 धर्मों में। सबसे पहले ये सनातन में थे, वहीं से चल के ये बौद्ध में आए, और वहीं से चल के ये जैन में आए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सब चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन फिर धीरे 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 इस सनातन धर्म में कुछ लोगों ने, जो स्टार्टिंग के लोग ठीक थे, लेकिन बाद में इसमें पाखंड आ गया। पाखंड समझते हो ना? दिखावट, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करना जो कि ठीक नहीं है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी एक बुजुर्ग की मृत्यु होने पर हिंदू धर्म के ब्राह्मण जो पुराने थे वो लोग तो अच्छे थे, लेकिन बीच में जो लोग थे इन्होंने ऐसा कर दिया कि अगर आप 100 इनको ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएंगे, अगर आप 100 गाय दान नहीं देंगे तो आपके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी एक डर का भाव मन में डाल देना, जिससे धीरे धीरे सोसाइटी बेचारी गरीब थी जो, वो और गरीब और गरीब। तो लोगों ने फील किया कि यार ये तो बड़े पाखंडी हैं, ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ है ये रूल कि अगर पिताजी की मौत पर एक गरीब आदमी जिसके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं वो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए। कहाँ से ब्राह्मणों को भोजन कराए और कैसे वो गायों का दान करे? तो धीरे धीरे लोग ना इस बात से चिढ़ने लग गए। और यही कारण है कि जब सनातन धर्म में पाखंडवाद आया हिंदू धर्म में, तो ये नए धर्म निकल आए। कौन कौन से? क्योंकि इन्होंने पाखंड का विरोध किया। ये सब चीजें बेटा एंशिएंट इंडिया में थी, प्राचीन काल में। फिर धीरे 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 समाज बदला और आपके देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आने लग गए। मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानते थे, मुसलमान कम्युनिटी का नाम है, अगर धर्म कहेंगे तो कौन सा धर्म है ये? इस्लाम।
इस इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थोड़े से अलग थे। ये हमारी तरह मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इनकी सोच, इनकी विचारधारा, खान पान, पहनावा हमारे साथ मैच नहीं हुआ, अलग थे। इस्लाम धर्म जब भारत में आया ना, तो आपके देश में बहुत सारे चेंजेस आए, आपका खान पान बदला। यहाँ के बाद आप देखेंगे घूंघट प्रथा लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इस टाइम पर आपके देश में उलेमा वर्ग आया। उलेमा कौन? जो इस्लाम धर्म के, जैसे हमारे नहीं होते महात्मा टाइप के, संत टाइप के, ऐसे इनके धर्म की शिक्षा देने वाले लोग क्या कहलाए? ये उलेमा। टाइम बीता, कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें खराब हुई। इस पीरियड के, इस टाइम को हम बोलते हैं मध्यकाल। फिर हमारे देश में आया एक नया धर्म जिसको हम कहते हैं ईसाई। और ये कौन लोग लेकर आए? अंग्रेज। और अंग्रेजों से पहले आपके देश में आ गए थे पुर्तगाली। ये तो पूरे यूरोप के लोग थे, ये क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते थे, ये जीसस क्राइस्ट को ही भगवान मानते हैं। वहाँ मेन धर्म ईसाइयत ही है। तो आपके देश में ना एक खिचड़ी सी पक गई, एक मिक्सचर बन गया। अगर देखें मूल रूप से हम लोग सिर्फ किस धर्म के थे? फिर सनातन में जब पाखंड आया, कुरीतियां आई, बहुत दिखावट आई, तो इससे क्या अलग हो गए? लेकिन बौद्ध और जैन का बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर रखा था। किससे? सनातन। तो हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मध्यकाल में आपके देश में कौन से आक्रमणकारी आए? मुसलमान। ये कौन सा धर्म लेकर आए? इसका खान पान, पहनावा, कल्चर बिल्कुल अलग था हमसे, लेकिन फिर भी यहाँ ये मिक्स हो गए क्योंकि अगले 1000 साल तक इन्होंने भारत पे राज किया। तो हमने अरबी सीखी, फारसी सीखी, उर्दू सीखी। इनकी तरह ये कबाब और नॉनवेज हमारे भी खान पान का पार्ट बन गया। आज इंडिया के बहुत सारे लोग तो नॉनवेज खाते ही हैं। इस टाइम पे ज्यादा था इससे पहले भी, लेकिन कम था। फिर हमने देखा मॉडर्न इंडिया में किस तरह के लोग आए जो कौन से धर्म को मानते थे? ईसाई। और देखते देखते हमारी इतनी मिक्सिंग हो गई कि आज हम देखें तो इंडिया में आज सब धर्मों के लोग हैं। इंडिया में आज हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं जो एक संप्रदाय है, और क्रिश्चियनिटी भी है, पारसी भी हैं। तो आज हम सब कुछ मिक्स करके जो बातचीत कर रहे हैं। फिर इन सब धर्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो हर धर्म को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों को हम कह देते हैं ये रिफॉर्मर्स हैं। रिफॉर्मर्स को ही आप कहते हैं समाज में, धर्म में परिवर्तन लाने वाले लोग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी रिफॉर्म्स की बात करेगा ना, वो इंटेलिजेंट होगा। बेवकूफ आदमी तो कुरीतियों को ढोता रहता है। जैसे जिसके अंदर तर्क नहीं है, जिसको रीजन नहीं पता किसी बात का, वो तो बेवकूफ है। उसको जैसा बताया गया बिना सोचे समझे आंख बंद करके वैसा मान लिया। लेकिन होना क्या चाहिए कि हर चीज का मुझे कारण पता हो, तर्क पता हो। जिन लोगों ने तर्क के ऊपर बात कही, उन लोगों ने पुराने लोगों से बहस की, उलेमाओं से बहस की, हमारे जो ये प्रगाढ़ पंडित थे इनसे बहस की, और फाइनली उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, और ये दिखावट ज्यादा करते हैं। सबसे पहला आदमी जिसने इस बारे में सोच के देखा ना, उसका नाम था राजा राम मोहन रॉय। एक्चुअली इनके पिताजी ने इनका नाम सिर्फ राम मोहन रखा था, राय तो इनका सरनेम हो गया। ये जो रॉय हैं, बोस हैं, घोष हैं, चट्टोपाध्याय हैं, चैटर्जी हैं, ठाकुर हैं, ये मेनली मिलते हैं उड़ीसा, बंगाल और बिहार की बेल्ट में। तो राम मोहन रॉय पिताजी का दिया हुआ नाम था। और राजा हमारे एक इंडियन बड़े मुगल जिसका नाम था अकबर सेकंड, इसने बहुत बाद में दिया राजा नाम, 1830 में। उससे पहले इनका नाम सिर्फ राम मोहन रॉय था। ये बेटा बहुत पहले जन्मे। जब ये जन्मे थे ना, उस सदी में औरंगजेब मरा था। सोचो औरंगजेब कैसा कट्टर आदमी था। उसके लिए लॉजिक नाम की चीज नहीं थी। उसके जो मन में आ गया, जो उसका मूड है वैसा वो करेगा। जब वो आदमी मरा 1707 में, किसकी डेथ हुई है? कौन सी शताब्दी कहलाएगी ये? 18वीं सेंचुरी एक आगे होती है, यानी 18वीं शताब्दी के शुरू में जब ये मरा औरंगजेब, उसी शताब्दी के एंड के आसपास 1772 में कौन पैदा हुआ? राजा राम मोहन रॉय। तुम ये सोचो, मरने वाला आदमी तो एक है औरंगजेब, उसके जितने लोग हैं वो थोड़ी ना मर गए। वो 90 साल का होके मरा। वो पैदा हुआ था 1617 में, और 1717 आने में 10 साल बाकी थे। 90 साल का एक बुजुर्ग आदमी जब मरा, तो उसके साथ काम करने वाले 50 साल वाले तो जिंदा थे, जो कि उसकी सोच से प्रभावित थे। यानी उसके टाइम में ऐसी बात करना कि हम लोग जो है अखबार निकालेंगे और हम जो है धर्म की बातें जो है ठीक ढंग से करेंगे, बड़ी अजीब बात है। ये गॉड गिफ्टेड मान लो कि उस सदी में जब लोगों का दिमाग विकसित ही नहीं था उतना, इस आदमी ने बात कही। और क्या बात कही? कि अखबार छपने चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए,
प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी के भी मन में कोई भी बात हो तो वो उसको लोगों तक पहुंचाए। ऐसी बातें इस टाइम पे करना, जब नया नया कौन मरा था, औरंगजेब, बड़ा चैलेंजिंग था। औरंगजेब के बाद वाले लोग इसका मर्डर नहीं कर देंगे कि अच्छा तू बराबरी की बात करेगा, हम बादशाह हैं, हमारे बराबर कौन है। इन्होंने बहुत बड़ी बातें सोची उस जमाने के हिसाब से। जैसे आज तुम कुछ भी सोचते हो ना, बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि तुम सबके पास फोन में अपने अखबारों के थ्रू या तो ई न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स के थ्रू बहुत सारी नॉलेज है। आज तुम बहस कर सकते हो कि चीफ मिनिस्टर की क्या पावर है, पीएम की क्या पावर है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल क्या होता है। बेटा जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, लोग अंगूठा छाप थे, स्कूलों में जाते नहीं थे लोग, बस सुबह उठे, अपने गाय भैंस के काम किए, खेत के काम किए और लाइफ चल पड़ी। उस टाइम पे बात करना प्रेस की, आज़ादी की, अखबारों की और मैगजीन्स की, कॉलेजेस की, सभाओं की, तो बड़ा चैलेंजिंग रोल था। इस आदमी ने सबसे पहला स्टेप लिया हम सबको मॉडर्न बनाने में। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या कहलाते हैं, ये अग्रदूत। अग्र मतलब क्या होता है, आगे आगे जाने वाला। अग्रज होता है ना जिसका जन्म पहले हुआ हो, अनुज जो बाद में जन्मा, ये अग्रदूत थे। और बड़ी अजीब अजीब सी बातें इन्होंने की। उस जमाने के लोग कहते थे यार ये क्या बातें करते हो तुम। ये कहते थे कि सब लोगों को बेसिक चीज आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, क्या करने पर, पढ़ाई। पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इन्होंने उस जमाने में स्कूल्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया कि एक जगह होनी चाहिए जहां लोग जाएं पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम अनपढ़ थे, हम पुराने जमाने के गुरुकुल वाले देश की बात कर रहे हैं। लेकिन बीच में जब ये मध्यकाल आया था ना, ये मुसलमान आए थे अटैकर्स, तो इन्होंने हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज, जैसे याद करो नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारी बिहार में, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, सारा कुछ जला के तोड़ वोड़ के चला गया ना। यानी हमारे पुराने पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को नीचे दबा दिया था। इन्होंने दोबारा कहा कि पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ हमें दुनिया में, देश में क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या पढ़ने चाहिए, अखबार, और बड़े बड़े क्या खोल देने चाहिए, कॉलेजेस। और इन्होंने उस जमाने में यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट की होना चाहिए विश्वविद्यालय, बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई से बदलेगा। उस जमाने में ऐसी बातें सोचना बड़ा मुश्किल था, तो इन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए पहले खुद चीजें सीखी। जैसे कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा, अगर तुम्हारे अंदर कोई दिमागी लेवल नहीं है तो कोई तुम्हारी बात को तवज्जो नहीं देगा। इन्होंने बेटा दुनिया भर में घूम घूम के ढेर भाषाएं सीखी, भाषाओं पे अपनी पकड़ मजबूत की, फिर अपने कॉलेज स्कूल के अंदर जा जाके भाषण दिए, लोगों को प्रमोट किया। इन्होंने उस जमाने के समाज में सबसे बड़ी चीज देखी ना कि एक बड़ी खराब सी प्रथा थी, सती प्रथा। और सती प्रथा इनके मन में क्यों उतरी, क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को देखा था, इनके भाई की डेथ के बाद इनकी भाभी को सबके सामने सती कर दिया गया। मैंने आपको कई बार बताया कि सती होना आसान नहीं था। औरतें सिर्फ गाँव में रहती, उनके सामने ऐसी झूठी कहानियां गढ़ते कि वो ऐसी औरत थी कि बैठ के सती हो गई, जबकि रियलिटी क्या थी वो सिर्फ आदमी जानते थे कि कोई भी औरत, कोई भी इंसान जब जिंदा जलेगा तो वो बचने के लिए भागेगा। ये सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने अपनी भाभी को सामने देखा कि वो भाग रही हैं, लोग उनको पीट रहे हैं डंडों से, तो उनके मन में आया कि ये गलत है, और इसके लिए उन्होंने काम किया। अब कोई आदमी इंडिया में काम करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर के बिना काम होगा नहीं। आज भी ऐसा ही है, कोई काम सरकार कराना चाहे तो क्या करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर ना। अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, आपने देखा टीवी में, तो क्या कर रहे हैं आप कार्यकर्ता, आज कल पीएम आवास का घेराव कर रहे थे, तो तुरंत से वहां कह दिया कि कौन सी धारा लगा रहे हैं, 144। 144 में क्या होता है, 4 लोग इकट्ठे हैं, पुलिस पकड़ लेगी और आप मना नहीं कर पाओगे। पुलिस को ये पावर है कि अगर किसी एरिया में धारा 144 लगी हुई है तो 4 लोग भी इकट्ठे ना हो। और वो कार्यकर्ता, भीड़ जा रही थी, कल देखा नहीं कैसे पकड़ पकड़ के उनको उनमें भर दिया, उठा के ले गए। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ना बेटा, इसके बिना देश चलता नहीं, खासकर हमारे जैसा देश। तो सती प्रथा को बंद करवाना है तो लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, ये बात राजा राम मोहन रॉय जानते थे। इसीलिए उन्होंने उस जमाने में एक अंग्रेज की हेल्प ली, क्योंकि ये तो यही बनाते थे, विलियम बेंटिक। और बेंटिक ने कहा कि ठीक है, आप समझदार हैं, आप जो कह रहे हैं मैं इसके लिए लॉ बना दूंगा। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को कानूनन अपराध सिद्ध कर दिया। लेकिन तुम ये मत सोचना कि इसके कहने से लोग मान जाएंगे, लोग धीरे धीरे बदलते हैं। तब भी बहुत सारे लोग सती प्रथा को प्रमोट करते रहे। आने वाले टाइम में
जब नियम सख्त बने तो लोग बाज आए, फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि सती करना वैसे तो गलत नहीं है, पर पुलिस जेल भेज देगी, इसीलिए हम सती नहीं करवाएंगे अपने घर की औरतों को। तो 1829 में अपराध घोषित कर दिया। अपराध घोषित कब होता है? जब क्या बना दिया जाए? कानून। विलियम बेंटिक के साथ हमारे देश के आदमी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय। अभी ये राम मोहन रॉय था, इससे पहले इन्होंने बेटा एक कॉलेज बनवा दिया था। एक अंग्रेज था जिसका नाम था डेविड हेयर। इसने कहा भाई आपके यहाँ कॉलेज के ऊपर काम होना चाहिए, ये लड़के पढ़ेंगे तो ही ये समाज बदलेगा। तो इन्होंने हिंदू कॉलेज नाम से काम किया था, हिंदू कॉलेज बनाने का। आपके देश में ना उस जमाने में हिंदू संस्था थी, जगह जगह कॉलेजेस बनाती थी, कहीं सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कहीं हिंदू कॉलेज, कहीं दूसरा हिंदू कॉलेज। आप अपने आसपास भी देखो हिंदू कॉलेज मिलेंगे आपको। ये हिंदू कॉलेज आगे जाके महात्मा गांधी के आने से पहले भी बहुत एक्टिव हुए थे। 1914 के आसपास भी देश में एक लहर चली थी, जब स्वदेशी स्वराज की मांग हुई थी ना, तब भी हिंदू संस्था ने काम किया। तो डेविड हेयर नाम के एक अंग्रेज की मदद की थी हमारे, किन्होंने? राम मोहन रॉय ने। कौन सा कॉलेज बनवाने में? इन्होंने बहुत काम किया बेटा, अलग अलग आत्मीय सभा बना दी, अखबार निकाले। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कुरीतियां आ गई। भाई तुम बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करते हो, आडंबर करते हो, मौत पे तुम इतने खर्चे करते हो, तुम शादियों में खर्चे करते हो, नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते हो? फिर इन्होंने कहा कि देखो दुनिया में अच्छे धर्म भी हैं, हिंदू धर्म खत्म मत करो, पर जिस धर्म में जो अच्छाई है, जैसे इन्होंने इस्लाम धर्म में पता है क्या अच्छाई देखी? कि ये लोग क्या नहीं करते थे? मूर्ति पूजा। तो इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद रखे हिंदू भी, एक ईश्वर को मान लो। भगवान के तुमने इतने रूप बना दिए, इतनी मूर्तियां, ऐसा मत करो। एक इंसान जैसे एक ईश्वर के रूप में, एकेश्वरवाद कि भैया एक ईश्वर है, अच्छे काम करो, उस ईश्वर को याद रखे। कुछ अच्छे काम इन्होंने इस्लाम धर्म में कमियां जो थी उनके ऊपर लोगों को जागृत किया, कुछ जो ईसाइयों में कमियां थी इसके ऊपर। कहने का ये मतलब है कि इस आदमी ने धर्म को भी सुधारा और समाज को भी सुधारा। 1830 आते आते 1828 में बल्कि इन्होंने एक समाज बना दिया था जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। 2 साल इन्होंने काम किया कलकत्ता में, क्योंकि उसी तरफ इनका इलाका था। तो ये बना था जिस जमाने में, कलकत्ता में बना था। 2 साल बाद इनको एक कॉल आई दिल्ली से, मुगल बादशाह ने इनको बुलाया और कहा सर आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी अच्छी जानते हैं, आप जाइए ब्रिटेन में और वहां का राजा है जिसका नाम है विलियम फोर्थ, उसके पास जाके और आप अंग्रेजी में उससे बातचीत करके कहना कि मेरी पेंशन बढ़ा दें। आप ये सोचो इसकी पेंशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 1757 और 1764 में अंग्रेजों ने आपके देश पे अधिकार जमा लिया, प्लासी की लड़ाई से और बक्सर की लड़ाई से। फिर इन्होंने इलाहाबाद की संधि में बहुत सारी अपनी शर्तें रखी। तो एक टाइम ऐसा आया जब आपके देश का बादशाह पेंशन लेता था। सोचो वो बादशाह है और वो खुद हाथ फैला के पेंशन लेता है, अंग्रेज पेंशन देते हैं। ये अंग्रेज जिनका 1 रुपए का काम धंधा यहाँ नहीं था, जो हाथ फैला के जहांगीर के सामने खड़े हुए थे कि जी हमें यहाँ व्यापार की आज्ञा दे दो। अब वही अंग्रेज आंख दिखाते हैं और हमारे बादशाह को कहते हैं कि तेरा टैक्स वैक्स का कोई कामकाज नहीं है, तेरा सारा पैसा हम देंगे, हमसे पेंशन लेगा, हम बड़े हैं। अब वो आदमी अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए 26 लाख रुपए पेंशन मिलती थी 1 साल की। उस जमाने में 26 लाख तुम्हें ज्यादा लगेंगे, लेकिन बेटा बादशाह के हिसाब से कम है, बादशाह करोड़ों में खेलते थे। तो यहाँ के बादशाह जिसका नाम क्या था? अकबर सेकंड, इसने भेजा एक अंग्रेज उस टाइम पे ब्रिटेन में था जिसका नाम था विलियम फोर्थ। दोनों का नंबर देख लो, वो सेकंड है वो फोर्थ। और राजा राम मोहन रॉय को कहा कि राम मोहन तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तार्किक बात करोगे, वो तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, तो तुम जाके मेरे बिहाफ पे और ब्रिटेन में इस विलियम फोर्थ को कहना कि मेरी पेंशन बढ़ा दे। तो राम मोहन रॉय ने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा। तो कहा कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? राम मोहन रॉय, वो कहेंगे कौन राम मोहन? तो अपने नाम के आगे राजा कहना मैंने पदवी दी है। तो अकबर सेकंड ने राम मोहन रॉय के नाम के आगे क्या लगा दिया? राजा राम मोहन रॉय। ये घटना है बेटा 1830 की। उससे 2 साल पहले देखो, एक तो समाज बना दिया था और एक सती प्रथा को बैन करवा दिया था। 30 में ये ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन जाके ऐसा नहीं है कि राजा इसके लिए खाली बैठा था, उस राजा के तो हम गुलाम थे, वो तो हमें गुलाम नौकर समझता था। तो बड़ी जद्दोजहद से इनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 1830 में 30 से 33 आ गया, ये वहीं थे, अपनी बातें करते थे, अपने देश की बातें करते थे। 1833 में एक जगह है ब्रिस्टल,
ब्रिस्टल, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई 1833 में। यहाँ से बेटा जब ये गए तो 1830 में गए। सोचो इन्होंने जो समाज बनाया था 1828 में, उस समाज ने अभी बहुत काम नहीं किया था। इनके जाने के बाद उस समाज में बंगाल का एक परिवार था, टैगोर परिवार, जिसमें आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर और उनके पिताजी द्वारिका नाथ टैगोर। बेटा सब लोग ना बोर्ड पे देख लो, ये काम तुम्हारे बोर्ड आएगा, इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे देखो। एक परिवार है बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला, अमीर परिवार, जिनमें पहला फेमस आदमी जिसको तुम जानते हो कौन है वो, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। ये अपने नाम में ना ठाकुर भी लगा सकते थे, कई लोग होते हैं ना वो सरनेम अपने दो चला सकते हैं, तो यही ठाकुर हैं, यही टैगोर है। इनके पिताजी का नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये द्वारिका नाथ इतने ब्रिलियंट थे कि सोचो हमारे सामने आर.एन. टैगोर भी बहुत बुजुर्ग हैं, 1940s के स्टार्टिंग में ये मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो अगर हम अपने परिवारों से कंपेयर करके देखें तो हमारे दादा परदादा के पिताजी के टाइम और उनके भी पिताजी के पिताजी, कितनी पुरानी बात होगी। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि उस जमाने में इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम किया। इन्होंने कहा अंग्रेज जो ये पूरा व्यापार करते हैं, मैं भी इसमें अपनी एक जगह बना लूं। अंग्रेजों के व्यापार में जगह बनाने के लिए किसने काम किया? अगर हम लोग देखें ना, जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम में जिसके जीन्स हैं कभी वो इस धरती पे रहे थे ना, वो हम सबके परिवार वाले ना बेटा अंग्रेजों के सामने डरते होंगे, क्योंकि नॉर्मल हर आदमी, इनफैक्ट राजा भी डरते थे। लेकिन ये कितने तेज दिमाग थे कि इन्होंने ये कहा कि भैया डर वर छोड़ो, बिजनेस करेंगे। उस जमाने में बिजनेस की बात सोची और बिजनेस में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज भी क्लास 10th की बुक में NCERT हिस्ट्री में इनकी फोटो है बेटा। किसी आदमी की फोटो अगर आज की पीढ़ी को पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब उसका योगदान बहुत ज्यादा है। तो द्वारिका नाथ टैगोर ने अपने, इनके दोस्त थे ब्रह्म समाज वाले राजा राम मोहन रॉय, ये छोटे हैं उनसे। राजा जब गए ना यहाँ से तो उन्होंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, अभी ये समाज नया है, इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए तुझे काम करना है। तो द्वारिका नाथ टैगोर जी ने ब्रह्म समाज के हेड की कुर्सी की, ठीक है यार तू जा, मैं काम संभाल लूंगा। इन्होंने संभाल लिया, लेकिन बेटा ये भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो गए। वो कब मरे थे राजा राम मोहन रॉय जी? 1833 में। ये 1846 में एक्सपायर हो गए। तो इन्होंने 13 साल तो दोस्त का काम किया, फिर एक्सपायर हो गए। अपने मरने से पहले इन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा सारे काम एक तरफ, समाज सेवा एक तरफ, तेरे कंधों पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं इस समाज की। किस समाज की? ब्रह्म समाज की। तो देवेंद्र नाथ ने उस जमाने में ना बेटा, पिता की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पिता ने जबान से जो निकाला वो काम करना है। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा ठीक है पिताजी आपने कह दिया मैं कर दूंगा। पर इनके अपनी थोड़ी से विचार अलग थे, ये पढ़े लिखे और अलग तरह के आदमी थे। इन्होंने उस जमाने में ना बेटा एक सभा बनाई थी जिसको नाम दिया गया था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी समाज भी कहते हैं। तो ये तत्वबोधिनी समाज जो था ना, तत्वबोधिनी सभा, ये इसकी मीटिंग्स में जाते थे, क्योंकि इसको तो इन्होंने ही बनाया था। अपनी चीज से सबको ज्यादा लगाव होता है। पिता का दिया काम तो जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादा लगाव तो अपनी चीज से है। ये लगातार इसकी और इसकी बैठक में जाते रहे। फाइनली इनको फील हुआ कि यार पिताजी चल बसे, मैं काम उतना बढ़िया कर नहीं पा रहा और मैं रोज तो इसकी मीटिंग्स में जा नहीं सकता। तो इन्होंने एक आदमी को अपने अंडर बुला के कहा कि भैया देखो तुम हो पढ़े लिखे काबिल, मैं 2 काम एक साथ नहीं कर पा रहा, तुम एक काम संभाल लो, अपना काम मैं खुद देख लूंगा। जिसको बुलाया उनका नाम था आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य बेटा टीचर के नाम में लगा देते हैं, तो उनका नाम क्या था? केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन थे बिल्कुल खाली, इन्होंने कोई सभा वभा अलग नहीं बनाई थी। इन्होंने कहा ठीक है, पूरा जी जान लगा दिया। कहते हैं 24-24 घंटे इसकी बैठक में रहते थे। बैठक की, फिर अपनी प्लानिंग्स की, सब चले गए। ये प्लानिंग करते कि अब क्या करेंगे, 1 महीने बाद क्या करेंगे, समाज कैसे बदलेगा। इतना डेडिकेशन के साथ जो काम करेगा फाइनली क्या होगा, उसका काम निखर जाएगा। किसी ने इनको कहा कि तुम बंगाल तक क्यों हो, साउथ इंडिया में जाओ, नॉर्थ इंडिया में जाओ। पूरा देश घूमे आचार्य केशव चंद्र सेन और साउथ इंडिया तमिलनाडु तक जाके इन्होंने अपनी बातों का प्रचार प्रसार किया। तो सब बड़े इंप्रेस हुए और देखते देखते आचार्य केशव चंद्र सेन ने किस समाज को बहुत आगे बढ़ा दिया?
ब्रह्म समाज एकदम से चारों तरफ वाहवाही का एक सबब बन गया। तो सबने कहा भाई आचार्य केशव चंद्र सेन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बात इनके कानों तक भी पहुंच गई। हर आदमी को ना दूसरे आदमी की जो बड़ाई होती है वो पचाना आसान नहीं होता बेटा, वो बुरी लगती है। ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आके बार बार कहेगा कि आचार्य केशव चंद्र सेन ने भाई तुम्हारे पिताजी से भी काम आगे निकाल दिया, ये बात कहीं ना कहीं ठाकुर को थे तो वो भी अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन इंसान की फितरत है ईर्ष्या। वो सुना है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो वही काम हुआ कि आचार्य केशव चंद्र काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आचार्य केशव चंद्र ही बन गए चारों तरफ, तो फिर ये बात पसंद नहीं आई। इनकी बहस छिड़ गई, दोनों की बहस इतनी ज्यादा छिड़ गई कि 1865 में इस समाज के दो हिस्से बन गए। इन्होंने कहा ये समाज मेरे पिताजी ने काम करके बनाया था, राजा राम मोहन राय के दोस्त मेरे पिताजी थे, तो समाज मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। इन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जैसा लगता हो कर लो। ये अलग हो गए, इनके हाथ में चला गया। अब इन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई? आपने देखा है आपके शहर में जो हलवाई होते हैं, जो एक मान लो बड़ा हलवाई है, आगे जाके उसका नाम है, उसकी मिठाइयां बिकती हैं, उसके बेटे हुए और बेटों में झगड़ा होकर पिताजी के मरने के बाद दो हलवाई की दुकान बन गई। तो जो बड़ा बेटा होगा वो लिखेगा पुराना, है ना, हलवाई का नाम देखा नहीं, या असली या पुराने, जैसे पुराना झेलम ज्वेलर्स या मातूराम हलवाई ब्रैकेट में असली वाले, ऐसे से लिख देते हैं। ये दिखाते हैं कि पिताजी का काम धंधा हम चला रहे हैं, ये दूसरा नालायक है, हमसे अलग हो गया। तो ऐसे ही ना यहाँ पे भी जब ये अलग अलग हुए तो फेमस ज्यादा कौन था, लेकिन ओरिजिनली काम किसका था? भाई अगर देखें तो इनके पिताजी के दोस्त थे ना, वो तो मर गए, उनका तो घर में कोई था नहीं, तो इन्होंने कहा भाई ओरिजिनली हम हैं, तो अपने नाम के आगे लिख लिया आदि ब्रह्म समाज। पेपर में आएगा ब्रह्म समाज किसने बनाया, तो नाम किसका आएगा? सिर्फ ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन रॉय। और कहेंगे आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। समझ में आ गई ये बात? ज्यादा फेमस किसने किया चीजों को? ये घटना बेटा 1865 की है। इससे पहले पता है क्या हुआ था? ये दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे, तो तमिलनाडु के पास, उस जमाने में तमिलनाडु नहीं था, मद्रास था। मद्रास में एक यंग नौजवान लड़का इनको मिला, जिसका नाम देखो क्या था, धरालू नायडू। ये सरनेम तुमने सुना है, नायडू? सीएम जो बनते हैं कई बार साउथ की तरफ वो नायडू होते हैं। ये बेटा साउथ इंडिया में है। तो एक नौजवान लड़का 25-26 साल का था जब इनके कांटेक्ट में आया, उसका नाम था धरालू नायडू। उसने कहा सर आप बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं और आप तो चले जाओगे बंगाल, लेकिन मैं अपने यहाँ लोगों के लिए एक समाज बनाऊंगा। तो इस लड़के ने ना बेटा साउथ इंडिया में एक समाज बना दिया था जिसको नाम दिया था वेद समाज, यानी ब्रह्म समाज की अगली कड़ी में कौन सा समाज आ गया? वेद समाज। और इन लोगों से, जैसे ये केशव चंद्र सेन थे, इनसे ये यात्राएं करते थे। एक बार ये घूमते घूमते बंबई की तरफ गए, तो बंबई में ना एक बहुत पढ़े लिखे, बंबई हाई कोर्ट था 1862 में बना, तो वहां पे एक जज रहे थे हमारे इंडियन, जिनका नाम आपको दो नाम शायद मैंने बताए होंगे, एक आत्माराम पांडुरंग का, नहीं बताया तो सुन लो, आत्माराम पांडुरंग, और एक बताया होगा गोखले के गुरु कौन बताए थे? महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे ना। अब ध्यान से देखो, महादेव गोविंद रानाडे, और दूसरा नाम क्या बताया? आत्मा राम पांडुरंग। ये सरनेम भी नीचे की तरफ ही मिलते हैं, महाराष्ट्र के निचले हिस्से में। अब ध्यान से सुनो, जो आदमी घूम रहा था कौन था वो घूमने वाला? केशव चंद्र सेन। जब वो दक्षिण में गया तो कौन लड़का मिला था उनको? पीछे वाले इस पे लिखा था मैंने, धरालू नायडू, जिसने उनसे इंप्रेस होके क्या बना दिया था? वेद समाज। ऐसे ही घूमते घूमते कभी ये बंबई की तरफ गए तो इनको दो बड़े इंटेलिजेंट आदमी मिले, एक आत्माराम पांडुरंग और एक महादेव गोविंद रानाडे। ये रानाडे उस जमाने में बेटा मुंबई हाई कोर्ट, जो ये बातचीत कर रहे हैं ना बेटा, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर ये किताब में तो ना रटनी पड़ती हैं चीजें, इनकी कहानी सुन ली तो फिर ये समझ बन जाएगी, वरना वहां रट्टे मारते रहोगे प्रार्थना समाज किसने बनाया, कब बनाया। जिसने कहानी सुनी वो समझ जाएगा कि कैसे अलग अलग समाज बने हैं। ये सब एक से निकले हैं अलग अलग टाइम पर। तो ये दो आदमी हैं, रानाडे बड़ी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, हाई कोर्ट में जो वकील जज होगा उसको अंग्रेजी आएगी, पढ़े लिखे हैं। मुंबई हाई कोर्ट में इनका नाम था, इनका सिक्का चलता था। तो इन दोनों आदमियों ने, जैसे ना हर आदमी बेटा एक एज के बाद जब अचीवमेंट हो जाती है ना, फिर हर पढ़ा लिखा आदमी पता है क्या कोशिश करता है कि मैं पे बैक करूं सोसाइटी को, मैं समाज के लिए कुछ करूं। इसलिए आप देखो जो काबिल होते हैं
जिनके पास पैसा होता है और जो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, वो हमेशा समाज में कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। वो आपको बताएंगे नहीं, कोई अनाथ आश्रम में फ्री में बच्चों को पढ़ाई के लिए अरेंजमेंट करवा देगा, कोई लड़कियों की शादी ब्याह के अरेंजमेंट करवा देगा, कोई पक्षियों के लिए काम करवा देगा, कोई बुजुर्गों के लिए। ये बताने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे एक अपनी सोसाइटी को पे बैक की वापस देना। एक दिन तो सबने मर जाना है, आप कितना ही पैसा जोड़ लोगे, जिस दिन खाली हाथ जाओगे उस दिन तो चले गए, तब नाम चलेगा। तो जब पैसा इकट्ठा हो जाए, आदमी एक स्टेज पे पहुंच जाए, तो वो समाज को पे बैक करता है। ये उन्हीं में से लोग थे। तो इन्होंने कहा यार कुछ अच्छा करेंगे, हमारा बहुत बड़ा नाम है, समाज में कुछ करेंगे। इन्होंने कहा मैं मुंबई की बेल्ट में लोगों को दोबारा से जगाऊंगा। दोबारा से जगाने के शब्द होते हैं पुनर्जागरण, दोबारा से जगाना। इसका मतलब नींद जगाना नहीं है, इसका मतलब है जब समाज में कुरीतियां आ जाएं और लोग महाबेवकूफ बन जाएं, लोगों की बुद्धि का विकास कम होना शुरू हो जाए। आज जो टाइम है ना बेटा, अब तुम फील नहीं करो, लेकिन क्योंकि हम लोग तुमसे 10, 20, 25 साल बड़े हैं, मुझे ये बहुत बार फील हो रहा है कि समाज जो है ना दोबारा से गर्त की तरफ है। इसका एग्जाम्पल ये है कि आपको पढ़ने जाना है घर से तो बहुत दूर जाना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को गांव से 5-7 किलोमीटर से पहले पढ़ाई की जगह नहीं मिल पाती। कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जानी है, कहीं कोचिंग जानी है। लेकिन शराब की अगर आपको ललक है तो आपको गांव से ज्यादा बाहर जाना ही नहीं पड़ता। इतनी आसपास गंदगी फैला दी गई है, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो या वो शराब की दुकान के रूप में। और ये सारे ठेके देखो कितनी पास पास, पहले गाँव से ना कई किलोमीटर दूर जाके गाँव से शराब के ठेके थे। ये दोबारा से जरूरत है रिफॉर्म्स की। आज की जो तुम्हारी युवा पीढ़ी है ना, पढ़ाई से कट के तुम मोबाइल में इतना ज्यादा समय बिताते हो, अपने आप को एनालाइज करने की पावर अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन मैं जो देखती हूँ, जो ये पीढ़ी तुम देख रहे हो ना तुम्हारे साथ जो बड़ी हो रही है, या तुमसे और जो निचले हैं 5 साल, बेटा उनका ना बौद्धिक विकास किताबी तो हो गया, लेकिन उनका इमोशनल डेवलपमेंट 0 है। अभी कल परसों एक न्यूज वायरल थी, मैंने शायद कल क्लास में बताई भी हो। 8th क्लास की एक बच्चा जो सेकंड आता था, उसकी माँ ने फर्स्ट आने वाले बच्चे से चिढ़ के, दोनों दोस्त थे, वो घर आया हुआ था, उस फर्स्ट आने वाले बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। उस बच्चे ने वो पी ली कोल्ड ड्रिंक, घर जाके उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। तो उसकी माँ ने पूछा बेटा कुछ बाहर खा आया क्या? भाई 8वीं क्लास का बच्चा कितना होता है, 12-13 साल का लड़का। तो उसने कहा हाँ, उसके घर गया था, उसकी मैंने कोल्ड ड्रिंक दी, वो बच्चा बेहोश हो गया। उठा के पेरेंट्स भागे, एक ही लड़का था उनका। तो जब वहां गए तो डॉक्टर ने कहा तो डेड, मर गया। अचानक से कैसे मर गया, ठीक ठाक था। तो फिर कहा कि उसकी माँ को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस बच्चे में कोई बीमारी तो थी नहीं। पोस्टमार्टम कराया तो उसमें आया कि इसने कोल्ड ड्रिंक जो पी उसमें जहर था। वो औरत पकड़ी गई, पूछताछ हुई तो उसने पता है क्या कहा कि ये लड़का ना पिछले कई सालों से मेरे बेटे को पीछे कर देता था पढ़ाई में, 1 आधे नंबर का फर्क था, वो बच्चा फर्स्ट आता था, ये उसकी कमी हो गई। और जिसकी माँ ने ये काम किया, उसकी माँ देखो कितनी बुद्धिहीन महिला थी, उसने अपने बच्चे को सेकंड आने, भाई मेरा बेटा सेकंड ना आए। कंपटीशन क्या सिर्फ क्लास से होता है क्या? ये 12वीं के बाद इस दुनिया से कंपटीशन होता है। ये स्कूल की पढ़ाई कहाँ काम आती है बेटा? आप फर्स्ट आओ, चाहे आप 9वें नंबर पे आओ, 50वें नंबर पे, कोई नहीं पूछने वाला। उसकी माँ ने उस सेकंड आने वाले बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बना दी। अब वो एक कातिल औरत का बेटा है, और जिंदगी में वो सेकंड पता है कब आता था? जब माँ का कितना सपोर्ट था। अब सोचो वो माँ जो उसको पढ़ाती थी वो जेल जाएगी, तो उस बच्चे की पढ़ाई 100% छूटेगी, और वो औरत अब क्रिमिनल है। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इस बच्चे को मार दूं तो मेरा बच्चा कितना आगे निकलेगा? इसमें उस बच्चे की कमी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ उसकी माँ कितनी इमोशनल इम्बैलेंस्ड औरत थी, वो औरत कितनी दिमागी रूप से पागल थी कि उससे ये सहन नहीं हुआ कि मेरा बेटा जो है वो सेकंड क्यों आ रहा है। और उसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि ये कंपटीशन 40 बच्चों का नहीं है। तेरे बच्चे को 4 साल बाद इस दुनिया में निकलना है बाहर, और दुनिया में कंपटीशन में कैसे तुम सबको बीट कर दोगे? कोई दुनिया में नंबर 1 कभी नहीं बन सकता बेटा, उससे ऊपर वाला कोई ना कोई तो होगा। कितना अनहेल्दी कंपटीशन है। ये वही लोग हैं जिनके डेवलपमेंट के टाइम पे ना काम नहीं किया जाता। जैसे ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या पूरी दुनिया में मैं फर्स्ट थी? जो हम है ना उससे ही थोड़ा आगे हमारे बच्चे बढ़ सकते हैं। अगर वो औरत हो सकता है वो खुद फेल होती हो, लेकिन बच्चा उसको सेकंड भी नहीं भाया, और उसने कितने परिवार बर्बाद कर दिए, अपना खुद का परिवार भी उसने बर्बाद कर लिया। उसके बेटे को अब तो ना तो अच्छी जगह एडमिशन मिले, जहां वो जाएगा जब वो जवान होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो लोग क्या कहेंगे? उसके हस्बैंड को शहर छोड़ना पड़ेगा, उस बच्चे को गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ेगी। और अब तक तो वो उसके ऊपर नजर रखती थी। पढ़ाने का असली टाइम, बिगड़ने से बचाने का टाइम तो स्टार्ट ही 9वीं क्लास में होता है। बच्चा सबसे
सबसे पहले बिगड़ना स्टार्ट होता है 9वीं में। आप सोचो उस बच्चे के ऊपर से वो माँ हट गई तो उस औरत ने कितना लंबे टाइम में देखें तो सबका नुकसान कर बैठी। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उस बच्चे को मार के क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट बन गया? वो तो जितना था उतना ही रहा ना। इंटेलिजेंट बच्चे तो और दुनिया में किस किस को मारती फिरेगी। ये इमोशनल बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी है बेटा। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उस टाइम पे जब समाज दोबारा नीचे गर्त में था दोबारा लोगों को उठाया। जैसे आज ना, आज का समाज सच में गर्त में है, दोबारा से बाहर निकलना है ना तो किताबों की तरफ चलना पड़ेगा बेटा। ये जो मोबाइल है ना, आज का जीवन तुम लोगों का पता है कैसा हो गया? तुम्हें आधे पौने घंटे की क्लास भी उबाऊ लगने लगती है। ये नेचुरल हो गया सबके साथ ही, टेंडेंसी ऐसी हो गई। और आज के टाइम में ज्यादातर लोग देखो बड़े नाटक, बड़ी चीजें 30 मिनट वाली भी देखते नहीं है। अब लोगों में पेशेंस नहीं है, वो हर चीज को शॉर्ट्स में और रील्स में देखना चाहते हैं। जैसे 30 सेकंड की रील उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ध्यान से देखें तो पुराने लोग घंटों घंटों बैठ के किताबें पढ़ते थे कि 3 घंटे से अध्ययन कर रहे हैं, 4 घंटे से। अब ऐसे लोग हैं ही नहीं। अब ज्यादातर लोग नॉलेज भी क्या चाहते हैं कि रील्स से नॉलेज आ जाए। खुद सोच के देखो, शॉर्ट्स और रील्स की नॉलेज कभी दिमाग का बढ़ावा कर सकती है क्या? कभी नहीं। ये आपको एक फैक्ट बता देगी, लेकिन वो फैक्ट बेटा आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए ना, अगर तुम बचना चाहते हो तो फोन के टाइम की लिमिट रखना। ठीक है, जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, आधा घंटा 1 घंटा हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि 24 में से तुम लगभग 23 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे दिमाग में फोन को ही रखो। फोन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, फोन हमारी लाइफ नहीं है। इन लोगों ने उस टाइम पे ऐसे लोगों को बदला। आज जो बातें कर रही हूँ वो आज से जोड़ के, इन्होंने जो बातें की उस टाइम के लोगों में जो कमियां थी उसके ऊपर। तो मुंबई में काम करने वाले 2 आदमी कौन थे? महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग। इस आदमी को पता है क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। मैंने सुकरात की बात बताई थी, जहर पी लिया था, अपनी बात से नहीं हटा था। ऐसे ही ये थे बेटा, सच्चाई के साथ अडिग खड़े होते थे, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल थे, पैसे वाले थे, पढ़े लिखे। बेटा लेट आने वाले बातचीत ना किया करो, पढ़े लिखे थे, काबिल थे। तो एम.जी. रानडे को कहते हैं पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक। पूरे भारत में पुनर्जागरण कौन लेके आया था? राजा राम मोहन रॉय। ऐसे पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण कौन लेकर आया? हाँ, क्या नाम है इनका? महादेव गोविंद रानडे। और इनको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के सुकरात। इन लोगों ने किससे इंप्रेस होकर ये सब काम किए थे? केशव चंद्र सेन। इन्होंने जो समाज बनाया ना उसको नाम दे दिया प्रार्थना समाज। ये लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि अपनी लाइफ को अच्छी बना लो। ये बनाया गया बेटा 1867 में। अब तुम्हें मैं एक स्लाइड पे लिख के दिखा रही हूँ, देखो बोर्ड पर, तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए। 1828 में एक समाज बनता है, कौन सा? इससे पहले कोई समाज नहीं था। किसने बनाया ये? फिर राजा राम मोहन रॉय 1830 में कहाँ चले गए? ब्रिटेन। क्यों? किसने भेजे? अकबर सेकंड। किसके दरबार में? विलियम फोर्ड। क्या कहा कि जाके मेरी पेंशन बढ़वा दे। वहीं रहे वो, वहीं उनकी डेथ हो गई। किस सन में डेथ हुई? 1833। जब वो यहाँ से गए तो उनके एक दोस्त थे जिनका नाम क्या था? द्वारिका नाथ ठाकुर। कौन है ये द्वारिका नाथ? रविंद्रनाथ के दादा। इन्होंने काम किया, लेकिन 1846 में ये भी एक्सपायर हो गए। इन्होंने अपना काम किसके कंधों पर डाल दिया? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ तो ऑलरेडी अपना काम कर रहे थे, कौन सी सभा बना के? तत्वबोधिनी। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपना काम करूंगा, पिताजी वाली जिम्मेदारी एक और के ऊपर डाल देता हूँ। किसके ऊपर? केशव चंद्र सेन। सेन बिल्कुल खाली थे, उन्होंने इस पे भी काम किया और इसकी बातों को दक्षिण भारत में कहाँ तक ले गए? तमिलनाडु। मद्रास में उनको एक लड़का मिला, क्या नाम था उसका? धरालू नायडू। बड़ा इंप्रेस हुआ, उसने 1864 में कहा सर आपकी तो बातें ग्रेट हैं, आप तो चले जाएंगे लेकिन मैं एक समाज बना लूंगा। कौन सा समाज? यानी इसके बाद 1864 में एक समाज बना जिसका नाम है वेद समाज। कहाँ बना ये और किसने बनाया ये? धरालू नायडू ने। तो देखो इससे ही इंप्रेस होके चल रही है सारे काम। इसके बाद इसमें फूट पड़ गई किस सन में? 1865। किन 2 लोगों की तू में हो गई? एक देवेंद्र नाथ ठाकुर की और एक केशव चंद्र सेन की। देवेंद्र नाथ ने कहा भाई मैं हूं इसका मेन लीडर, तो आदि ब्रह्म समाज किसके नाम के साथ चलेगा? देवेंद्र नाथ। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनका एक समाज तो दक्षिण में बन गया। इसके 2 साल बाद 1867 में मुंबई में कौन सा समाज बना? प्रार्थना समाज। तो देखो एक से कैसे चीजें निकलती जा रही हैं। अब हुआ क्या, सब देश में फेमस हो गया, पूरे में भाई केशव चंद्र ग्रेट आदमी है।
केशव चंद्र कहते क्या थे? अच्छी बातें, भाई लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, सती प्रथा तो बंद है ही, विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाओ, लड़कियों की बहुत यंग एज में शादी मत करो। अब हुआ क्या? कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो आप बोलें वैसा आप करें तो आप महान हैं। उस टाइम पे इनकी बेटी का रिश्ता आया और कूच बिहार एक राजा का एरिया था। कूच बिहार एक जगह थी, यहाँ के राजा रजवाड़े थे, बहुत अमीर खानदान के। इन्होंने अपने लड़की का रिश्ता भेजा केशव चंद्र सेन के पास, लड़के का, कि भाई हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तो केशव चंद्र ने देखा कि भाई मैं तो समाज सेवी हूँ, मैंने तो ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं किया, मैंने तो पूरी लाइफ समाज की भलाई में लगा दी, मेरे पास बेटी की शादी के लिए दहेज के लिए पैसा भी नहीं है और बढ़िया रिश्ता आ रहा है। इनकी बेटी महज 11 साल की थी, 11 साल की अपनी बेटी की शादी राजघराने में कर दी, उसका भविष्य सोच के कि भाई राजाओं के घर जाएगी तो बढ़िया जिंदगी होगी, हर बाप ये देखता ही है। तो ये बात फैल गई पूरे में और सबने कहा कि केशव चंद्र सेन की कथनी और करनी में अंतर है। ये हमें तो कहता है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, मौके दो, आगे बढ़ाओ, और अपनी खुद की 11 साल की बेटी, अच्छा रिश्ता आया अमीर खानदान का तो तुरंत से कर दी। वहां जाके थोड़ी सी इमेज गिर गई थी किस आदमी की, लेकिन तब तक सब अपने अपने काम करते जा रहे थे, आगे समाज बढ़ता जा रहा था। तो ये 2-3 समाज बने। इसके बाद आप देखेंगे इन पे काम कम हुआ। 1867 के कुछ सालों के अंदर एक और आदमी ने नया समाज बनाया 1875 में, जिसका नाम है आर्य समाज। आप अपने गांव के आसपास देखेंगे, शहर के आसपास देखेंगे आर्य समाजी, कहीं कहीं लिखा होता है आर्य समाजी संस्था संगठन। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी कौन होते हैं? ये हैं तो हिंदू धर्म वाले, लेकिन ये पाखंड, दिखावट, मूर्ति पूजा और बहुत ज्यादा जैसे खर्चे फालतू के, जैसे बहुत महंगी शादी करना, बच्चे का जन्मदिन बहुत बड़ा बनाना, बड़ा गृह प्रवेश, ये सब नहीं करते। ये कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हम उस टाइप के हिंदू हैं जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल के हिंदू तो दिखावट करते ही नहीं थे, क्योंकि वैदिक काल में किसी का डबल स्टोरी महल नहीं था, हर आदमी झोपड़ी में रहता था, गाय पालता था, बड़ा साधारण सा लाइफस्टाइल था। सबसे बढ़िया काल था वैदिक काल। इसमें लोग जोड़ते कम थे, क्योंकि जीवन स्थायी नहीं था। आदमी आज यहाँ है, 4 महीने बाद दूसरी नदी के किनारे बैठा है, अपना छप्पर डाला, 4 गाय भेड़ बकरियां बांधी और बढ़िया जीवन जी रहा है। इस टाइम तक स्टार्टिंग में आदमी का जीवन कैसा था? अस्थायी। अब जिसका जीवन स्थायी नहीं है वो सोना जोड़ के कहाँ रखेगा? उसकी तो झोपड़ी आज यहाँ है, 4 महीने बाद कहीं और, फिर उस सोने को कहाँ लेके जाएगा? तो ना तो ये बहुत ज्यादा पैसा जोड़ते थे, ना सोना जोड़ते थे, ना सामान। ये थे मस्त जीवन जीने वाले। अपनी नदी के पास बसे, खेती की, जानवर पाले, जब तक गाय चरी, चारा था, ठीक है। जिस दिन चारा खत्म हो गया, इनके लिए गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी। गाय का चारा खत्म तो चलो यहाँ से अपना सारा सामान उठा के, सामान था ही नहीं कुछ, तो वो झोपड़ी वहीं छोड़ी और दूसरी नदी के किनारे चले गए जहाँ घास फूस थी। तो इनकी लाइफ जो थी ना बड़ी मस्त थी, ये खुश रहते थे, कलेश नहीं करते थे, ना ये प्रॉपर्टी पर लड़ते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इनको रखनी ही नहीं थी, इनका तो जीवन अस्थायी था। सबसे बढ़िया काल था इंडिया में। कौन सा काल? और कब से कब तक का टाइम पीरियड? 1500 BC से 1000 BC तक। ये 500 साल इंडिया का बेस्ट टाइम पीरियड था। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, इस तरह का कल्चर बनाओ जिसमें तुम्हारी जीवन अब तो चलो स्थायी है, लेकिन उनकी तरह कि भैया ज्यादा सामान जोड़ना और ये मत रखो। इसके बाद हमारे जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ियां आई थी। वैसे तो प्रोग्रेस हुई थी, जैसे आज प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जीवन तो इम्बैलेंस है ना। आपकी पीढ़ी इमोशनली बैलेंस्ड पीढ़ी नहीं बन पा रही, कारण आप में से ज्यादातर के दोस्त नहीं है। दोस्त ये नहीं जैसे आप लोगों के ठीक है साथ बैठे बात की, बेटा दोस्त वो होते थे जिनके पास फोन नहीं थे। 2-4 लोग बैठे हैं तो बिना फोन के बैठे हैं, फिर वो अपनी फैमिली के बारे में बातें कर रहे हैं, अपनी लाइफ की टेंशन्स की बातें कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने दोस्तों से बातचीत करके मन बहलाते थे। आज तुम में से ज्यादातर लोग क्या है, 2 दोस्त भी है ना, तुम देख लेना यहाँ भी, तो तुम ज्यादातर क्लास के बाद दोनों अपने अपने फोन निकाल के रील्स और शॉर्ट्स में व्यस्त हैं। वो जो पुरानी दोस्ती थी ना, क्योंकि फोन थे ही नहीं, इकट्ठे बैठे, कुछ नहीं बोल रहे, खाली बैठे हैं, लेकिन उससे एक स्ट्रेंथ मिलती थी कि मेरे साथ हैं कुछ लोग। अब वो सब चीज खत्म हो गई। तुम्हारी पीढ़ी इमोशनली बैलेंस्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक प्राणी है इंसान, और तुम्हारे टाइम में समाज का जो संरचना है ना ये बिखर गई, ये वैसी है ही नहीं जैसी पहले थी या होनी चाहिए। तो ये कहता था स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन कब अच्छा था? जब क्या था? लोगों में लालच नहीं था। तो उस टाइम पे 1875 में अस्थायी तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, पुरानी चीजें अपनाओ। 1000
बीसी में ना बेटा एक चीज मिल गई हमें, आयरन। हमारी लाइफ बड़ी अच्छी बना दी। हमने बहुत तरह के अपने खेती के सामान, टूल्स बना लिए और चीजों को, जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया, पक्के घर बनाने लग गए। आयरन तो लाइफ को बदल सकता है ना। आज भी रोजमर्रा में कितनी, अभी पंखों के नीचे तुम बैठे हो, इसमें कितना सारा तो आयरन इस्तेमाल हुआ है। ये खिड़कियां जो आज है, इसमें आयरन का इस्तेमाल हुआ। आयरन के अलावा बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, लेकिन फिर भी आयरन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ये आयरन आया ना, तो लाइफस्टाइल एकदम से बदला, और जब वो लाइफस्टाइल बदला तो लोगों में लालच आया। फिर लोगों को लगा कि हमारे पास ज्यादा सामान हो, ज्यादा प्रॉपर्टी हो, पक्के घर हो, ज्यादा खेत हो। वहां से बेटा इंसान का डिक्लाइनिंग मोड स्टार्ट हुआ, और फिर खींचते खींचते 400 साल खींच दिए इंसान ने, लेकिन धीरे 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 करके वैदिक काल के लोग भी गायब हो गए। गायब होने का मतलब है, जब आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी धीरे 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 खात्मे की तरफ आ जाती है। सब लोग मरते नहीं हैं, लेकिन बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। जैसे इस टाइम के लोग अगले 400 साल में बदले, और फिर छोटे 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 महाजनपद बने, फिर वो बड़े जनपद, महाजनपद बने 16, जिनमें फिर राजाओं के खानदान होने लगे। इस टाइम के लोगों के ना आप नाम नहीं जानते हैं। जब ये वैदिक काल था, ठीक है, कुछ लोग ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन बाद में जाके फिर लोग अपने इतिहास लिखाने लग गए। लोग पत्थरों पे अपने नाम, अपने दादा परदादा के नाम लिखाने लग गए। तभी तो हमें पता चला कि फलाने के पिताजी कौन थे, किसकी माताजी कौन थी, क्योंकि वो सब हमें लिखित मिला। इस टाइम में सिर्फ 4 किताबें मेन हैं, जिनको आप कहते हैं वेद, जिनमें एक वेद का नाम है ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक सामवेद और एक अथर्ववेद। वो भी बेटा इस टाइम के बाद संकलित हुआ, इकट्ठा किया। इस टाइम तक तो वो किसी ने इकट्ठा भी नहीं किया था। तो इस तरह से हमारे देश में समाज बने। आए समझ में थोड़े बहुत? ये तुम्हें मैंने 4-5 समाज बताए, बताओ पहला कौन सा था? किस आदमी ने ये बनाया? हाँ, राम मोहन रॉय को क्या कह देते हैं? वो क्या है? पुनर्जागरण के अग्रदूत। वो किस शताब्दी में पैदा हुए? जब कौन मरा था? औरंगजेब, जो कि दिमाग से देखे तो तर्कशील तो था नहीं, वो तो मूड पे चलने वाला आदमी था। उस टाइम एक आदमी बात करता था प्रेस की, अखबारों की, भाषाओं की, तो ब्रिलियंट था वो। कौन सा समाज बनाया? ब्रह्म समाज बना के अगले साल कौन सी प्रथा बंद करवा दी? लेकिन फिर उससे अगले साल कहाँ चले गए? और फिर वहां से डेड बॉडी ही कितने, कौन से सन में? 1833। जब यहां से गए तो अपने दोस्त को कह गए काम तू संभाल ले। कौन था वो? द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ रविंद्रनाथ के क्या हैं? द्वारिकानाथ ने 1833 से 1846 13 साल काम किया, फिर बुजुर्ग हो गए, वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसको सौंपी? देवेंद्रनाथ ठाकुर ऑलरेडी सभा बना के बैठे थे। कौन सी? उनका ध्यान तो उसमें था, तो उन्होंने अपना काम किसके कंधों पर डाल दिया? केशव चंद्र सेन ने घूम घूम के प्रेरणा दे दे के 2 समाज और बनवा दिए। कौन कौन सा? एक वेद और एक प्रार्थना समाज। वेद कहाँ बना? मद्रास में। क्या नाम था उस यंग लड़के का? धरालू नायडू। और प्रार्थना समाज कहाँ बना? मुंबई में, महाराष्ट्र में। कौन से 2 पढ़े लिखे आदमी थे वो? एक एमजी रानाडे, एक आत्माराम पांडुरंग। इनमें से कौन हाई कोर्ट में काम कर चुका था? ये रानाडे किसके गुरु हैं? गोखले। और गोखले किसके गुरु हैं? अब तुम सोचो, महात्मा गांधी जब आए तो उनको कितना काम किया हुआ मिला है। ये सब काम तो पहले ही हो गया ना, अभी तो गांधी जन्मे भी नहीं है। गांधी का बर्थ ईयर कौन सा है? 1869। उससे पहले देखो कितने लोग तो काम कर चुके। यानी गांधी को रॉ काम से नहीं उठाना पड़ा। गांधी तो आपके देश में 1915 में आए थे ना काम करने। उससे पहले कितना काम कितने लोगों ने कर दिया। ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें करते थे। तो गांधी को जब देश मिला ना, तो ऐसे जीरो नहीं था। गांधी को एक प्लेटफॉर्म बना के पीछे के लोगों ने काम कर रखा था। चारों समझ में आ गए? ये लास्ट में कौन सा समाज बनेगा इनके बाद? आर्य समाज। कौन बनाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका कहना था इंडिया में बेस्ट लोग कौन लोग थे? क्या नारा दिया दयानंद जी ने? वेदों की ओर लौटो। इस टाइम तक जीवन कैसा था? अस्थायी। और मेन चीज क्या थी देश समाज में? गाय। गाय का चारा जहां है वहां लोग रहेंगे। आज ऐसा है या लोग इंपॉर्टेंट है? जहां लोग रहते हैं वहां गायें बंधेगी। पहले क्या था? जहां गाय का चारा वहां लोग चले जाएंगे। इस टाइम के टाइम को बेस्ट मानते हैं, क्योंकि लोगों में लालच नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, और कोई स्थायी जीवन नहीं था। तो ना कोई सोना जोड़ता था, ना कोई प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी के नाम पे इस टाइम में अघन्या मानी गई थी। अघन्या का मतलब गाय, जिसका वध करना ना हो, उचित ना हो। गाय के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अघन्या।
जिसका वध करना अनुचित हो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है ना, तो उसके नाम के आगे लिखा अघन्या, यानी वध नहीं करना, किसी भी कंडीशन पे गाय को मारना नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म था। लेकिन जब आप देखेंगे मध्यकाल आया तो गाय को एक फूड के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस टाइम तक गाय को मां के बराबर दर्जा था। जैसे घर में जायदेस्तम थी, कहते थे, हमारे वेद में लिखा है कि जायदेस्तम यानी औरत ही घर है। वो घर नहीं हो सकता जिसमें औरत ना हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। ये वर्ड लिखा हुआ है जायदेस्तम। और अगर हम देखें प्रैक्टिकली भी, किसी घर में अगर सिर्फ आदमी हो, लड़के हो, दादा हो, पिताजी हो, तो उस घर में ना हमेशा अव्यवस्था रहेगी। औरत ही घर को घर बनाती है। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे वेदों में लिखा है एक वर्ड में। उस वर्ड का क्या नाम है? जायदेस्तम, यानी औरत ही घर है। तो ये सब चीजें वेदों से आई हैं। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।